पिछले एपिसोड में हमने चैन पिंगान के बारे में जाना था, जो कि एक गांव का बहुत ही ज्यादा गरीब लड़का होता है। सारे लोग उसे बुली वगैरह किया करते थे। एक बार जब गांव में बाहर से कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए होते हैं, तो उनमें से एक का बिला वजह ही चैन पिंगान के साथ झगड़ा हो जाता है। इसलिए गोल्डन फेरी नाम की एक लड़की ने तो उसकी कल्टीवेशन रूट को भी तोड़ दिया था। इस वजह से पिंगान के पास अब सिर्फ एक ही साल बचा है जिंदा रहने के लिए। अगर वो खुद की लाइफ को बढ़ाना चाहता है तो उसे खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा और इमोर्टैलिटी के रास्ते में जाना पड़ेगा, तभी वो अपनी लाइफ को और ज्यादा बढ़ा पाएगा, वरना वो तुरंत ही मर जाएगा एक साल के अंदर। इसलिए चैन पिंगान इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में निंग्या और फॉर्चून टेलर की बात सुनकर पिंगान मोटिवेट हो चुका था। उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो जाएगा गोल्डन फेरी के पास और उससे बदला लेगा इस चीज का कि आखिर उसने उसकी कल्टीवेशन रूट को क्यों तोड़ा। वो गोल्डन फेरी को अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। तब उसे वहाँ पर हवा में उड़ता हुआ बाज दिखाई देता है। उसे देखकर तो पिंगान को पुरानी चीजें याद आने लगती है, जहाँ कुछ दिनों पहले जब लिन एक खाई के नीचे पानी में गिर गया था, तब ऊपर पिंगान वो छोटा लड़का खड़ा होता है। लिन नीचे से पिंगान को आवाज लगाते हुए कहता है, जल्दी आ जाओ ना यहाँ पर, मुझे आकर बचाओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना। पिंगान को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि आखिर वो पानी में कैसे जाएगा, लेकिन तब भी वो वहाँ पर हिम्मत करके पानी में कूद जाता है, जिस वजह से उसने लिन की जान बचा ली थी। यही चीज देखकर पिंगान खुद को दोबारा से मोटिवेट फील करवाता है, ताकि वो दोबारा से अब गोल्डन फेरी के पास जाए तो वो घबराए ना और एक ही बार में गोल्डन फेरी की जान ले ले। वही उसकी सबसे बेहतरीन सजा होगी पिंगान की लाइफ बर्बाद करने की। दूसरी तरफ हम मिनिस्टर के बेटे ब्रदर सॉन्ग और उस यंग मास्टर जियान को देखते हैं। वो दोनों वहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ पर जियान जो होता है वो ब्रदर सॉन्ग से एक पॉट खरीद रहा था। वो पॉट इसलिए खरीद रहा होता है ताकि इसकी मदद से उसकी और ब्रदर सॉन्ग की थोड़ी दोस्ती की शुरुआत हो सके। जियान ब्रदर सॉन्ग से कह रहा होता है, आखिर इस पॉट की कीमत क्या है? मुझे ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट टाइम का पॉट लग रहा है, करीब 20 जनरेशन को तो इसने देखा ही होगा। मैं यहाँ पर पॉट तुमसे इसलिए खरीदना चाहता हूँ ताकि इसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सके। हमारी दोस्ती अभी आगे काफी लंबी चलने वाली है, हमें तो आगे और भी बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, तो मैंने सोचा कि दोस्ती की शुरुआत इससे ही कर ली जाए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि असल में तुम यहाँ पर ये पॉट कितने में मुझे बेचोगे? जिस पर ब्रदर सॉन्ग कह रहा होता है, देखो जियान, मैं यहाँ पर ना बहुत ही लालची किस्म का आदमी हूँ। मैं दोस्ती वगैरह बढ़ाने से पहले बिजनेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम यहाँ पर मुझे मेरी मनपसंद डील देने के लिए तैयार हो जाओ, उसके बदले में तुम्हें ये पॉट बेच दूंगा। उसके बाद हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। तुम यहाँ पर तुम्हारे पास जो भी खास चीज है ना, वो चीज निकाल कर इस टेबल पे रखते जाना। अगर मैंने जब अपना मुंह हिला दिया ना, तो समझ जाना कि वो चीज मुझे पसंद आ गई और इसके बदले में तुम्हें वो पॉट दे दूंगा। और अगर मैं अपना मुंह नहीं हिला रहा हूँ तो और चीज भरते जाना वहाँ पर, जब तक कि मैं अपना मुंह ना हिलाऊं। इसलिए जियान जो होता है वहाँ पर एक बैग निकालता है, जिसके अंदर भी काफी टाइम पुराने एंशिएंट टाइम के सिक्के रखे हुए थे। उन सिक्कों के अंदर गोल्डन एसेंस होता है, यानी कि वो सिक्के नॉर्मल नहीं है। उनके अंदर जो गोल्ड रखा हुआ है वो नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा कीमती है। मतलब कि 2-4 सिक्के ही नॉर्मल के कम से कम 200 से 250 सिक्के के बराबर है। उस बैग के अंदर करीब 20 सिक्के होते हैं। यही जियान यहाँ पर ऑफर कर रहा था ब्रदर सॉन्ग को उस पॉट के बदले। जियान कह रहा होता है, जब हम दोनों पहली बार मिले थे तो मैंने तुम्हें अपना एक जेड भी दिया था। वो जेड और ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग, ये दोनों मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ इस पॉट के बदले। तो क्या तुम अब यहाँ पर मेरी डील मानने के लिए तैयार हो? ये सुनकर तो ब्रदर सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, क्या तुझे मैं भिखारी लगता हूँ? तू जितने सोने के सिक्के यहाँ पर रख रहा है उससे ज्यादा तो मैं लेके घूमता हूँ। तू इतने से सोने के सिक्के के बदले मुझसे दोस्ती करवाना चाहता है ताकि मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दिलवा सकूं। मैं पागल नहीं हूँ। जो सुनकर तो जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस ब्रदर सॉन्ग की हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह से बात करने की। वो वहाँ पर अपनी उंगली को टेबल पे रखते जा रहा होता है। जैसे जैसे वो अपनी उंगली टेबल पे रख रहा था, उसकी उंगली के अंदर से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर बाहर निकल रहा होता है। वो हर प्रेशर जैसे ही ब्रदर सॉन्ग से टकराता, ब्रदर सॉन्ग की वहाँ पर हालत खराब हो रही थी। ब्रदर सॉन्ग की अभी जो कल्टीवेशन रूट है वो प्रॉपर है, लेकिन जियान यहाँ पर जमीन पे उंगली दबाते हुए बस ब्रदर सॉन्ग को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुम यहाँ पर कुछ और ज्यादा बोलोगे तो मैं यही उंगली दबाते हुए तुम्हारी कल्टीवेशन रूट तोड़ दूंगा। जिसके बाद जियान ब्रदर सॉन्ग से कह रहा था, क्या हुआ, अभी मेरी डील पसंद आई या फिर कुछ और भी बाकी है? जो सुनकर तो ब्रदर सॉन्ग की हालत वहाँ पर खराब हो चुकी थी। वो कह रहा होता है, तुम्हारे पास जो ये उंगली को टैप करने की वजह से जो इतना ज्यादा ऑरा निकलता है ना, ये वाली टेक्निक कमाल की है। काश मेरे पास भी इस तरह की टेक्निक होती तो मैं भी लोगों को बस उंगलियों से ही मारते जाता। क्या तुम मुझे ये टेक्निक सिखाओगे? मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे दोस्ती भी करूंगा, ये पॉट भी तुम्हें बेच दूंगा, वो भी तुम्हारी दी हुई कीमत में। जो तुमने अभी ये बैग मुझे दिया, लेकिन
लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर तुम मेरा वो काम कर देते हो तो उसके बदले मैं तुमसे डील कर लूंगा और तुम्हें अपॉर्चुनिटी भी दिलवा दूंगा। वो छोटा सा काम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बंदे की जान लेनी है। बताओ क्या तुम मेरे लिए किसी की जान लोगे? लेकिन इस पे जियान उसे क्या जवाब देता है इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ हम ब्रदर सॉन्ग की जो नौकरानी यीजुई होती है उसको देखते हैं। वो पेंगान के कमरे में आ चुकी थी। वहां आने के बाद जैसे वो देखती है कि निंग्या उसके कमरे में बैठी हुई है तो वो हैरान रह जाती है कि क्या सच में पेंगान के कमरे में कोई लड़की बैठी है। कमाल है, उस भिखारी के पास तो खाने पीने के पैसे नहीं थे, ये लड़की कहाँ से लेकर आ गया। निंग्या यीजुई से कह रही होती है देखो अभी पेंगान ना कमरे में नहीं है तो इसलिए तुम चाह सकती हो जब वो आ जाए ना तो उससे बात करने के लिए आ जाना, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो। यीजुई कहती है अरे अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो डेली यहाँ पर आते रहे। कभी पेंगान को किसी चीज में जरूरत पड़ जाए जैसे खाना वाना बनाना या किसी और चीज में तो उस चीज में मदद करने के लिए मैं आती जाती हूँ यहाँ पर। मुझे पता है कि पेंगान अभी कहाँ पर गया है, वो उसी गोल्डन फेरी को मारने के लिए गया है ना, तो मुझे पेंगान के लिए बड़ा ही अफसोस महसूस हो रहा है क्योंकि कोई चांस ही नहीं है उसका वहां से जिंदा वापस आने का। तुम्हें उसके लिए डर नहीं लगता कि वो क्या पता जिंदा वापस आएगा भी या फिर नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक काम करने गया है। वो गोल्डन फेरी को जानता नहीं है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। निंग्या कह रही होती है वो यहाँ से गया है, वो उसका मामला है, चाहे वो जिंदा वापस आ जाए या मर गया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेहरबानी करके तुम यहाँ से जाती हो या फिर मुझे खुद ही तुम्हें यहाँ से बाहर छोड़ना पड़ेगा। जिसपे यीजुई कह रही होती है अरे अरे यार तुम तो बुरा मानते जा रही हो, ठीक है मेरा नाम यीजुई है, अगर मेरी जरूरत पड़ी ना तो मैं बाजू वाले घर में ही रहती हूँ, यहाँ से आवाज लगा देना मैं आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद यीजुई वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निंग्या सोच रही थी यीजुई बड़ा ही अजीब नाम है, जैसा इसका नाम है वैसी इसकी हरकत भी है, न जाने पेंगान कैसे इसके साथ रहता होगा। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जिसने वो पॉट खरीद लिया था, यानी कि उसकी अब ब्रदर सॉन्ग के साथ दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है जहाँ ब्रदर सॉन्ग अब उसे अपॉर्चुनिटी दिलवा देगा। जियांग जैसे ही देखता है कि उसके सामने गोल्डन फेरी है तो वो चुपके से जल्दी जल्दी उस पॉट को छुपा लेता है ताकि गोल्डन फेरी को ना पता चल जाए कि उसने ब्रदर सॉन्ग के साथ दोस्ती कर ली है। इसके बाद जैसे ही वो गोल्डन फेरी के पास आता है गोल्डन फेरी उसे सब कुछ बताने लगती है कि मैं उस स्टोरी टेलर से मिली थी जिसका नाम ज़ूमाओ है, उसके पास ना बहुत ज्यादा पावर है, जैसे मैं उसके पास गई उसने न जाने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे किसी अलग ही वर्ल्ड के अंदर भेज दिया था जहाँ पर कई सारे डीमन वगैरह मुझ पे हमला कर रहे थे। मैंने ना ज़ीमाओ को देखा, वो कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी तरह की ईवल टेक्निक को कल्टीवेट करता है। बड़ी मुश्किल से मैं उसके चंगुल से बाहर निकल कर आई थी। जिस पर जियान कह रहा था ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो ज़ीमाओ कितना भी पावरफुल क्यों ना हो हमें उससे क्या ही लेना देना है। हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए ना कि किसी से दोस्ती या दुश्मनी करने के लिए। हमें यहाँ पर अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तभी उन दोनों को पता चलता है कि पूरे टाउन के अंदर उस ज़ीमाओ ने किसी तरह का स्पेल लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ज़ीमाओ किसी को मारना चाहता है जिसकी वजह से उसने पूरे टाउन के अंदर किसी तरह का डार्क स्पेल लगा दिया है। ये देखकर तो वो दोनों हैरान रह जाते हैं कि असल में इस ज़ीमाओ का यहाँ पर आने का मकसद क्या है। जिसके बाद जियान जो होता है वो वहाँ पर गोल्डन फेरी से कह रहा था तुम्हें पता है मुझे ना एक बात थोड़ी सी खटक रही है, तुम्हें वो बंदा याद है जिसको तुमने बस हंसने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल रूट को तोड़ दिया था। उस बंदे के बारे में हम ठीक से नहीं जानते कि क्या वो किसी का दोस्त वगैरह तो नहीं था। अगर ऐसा हुआ तो वो अभी भी तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा होगा यहीं पर। हो सकता है वो अपने साथियों को भी यहाँ पर ले जाए ताकि वो तुम्हारी जान ले सके, क्योंकि तुमने तो उस बंदे की लाइफ बर्बाद कर दी है ना। जिस पर गोल्डन फेरी कह रही होती है तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब मैंने उसके ऊपर हमला किया था ना तभी मैंने देख लिया था कि उस बंदे के पास जो उसकी फिजिकल बॉडी है वो तो बहुत ज्यादा कमाल की है, लेकिन कल्टीवेशन पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। उसने इमोर्टैलिटी के रास्ते में अपना पहला कदम भी नहीं बढ़ाया था, तो तुम्हें उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर आ भी क्यों न जाए तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो बस एक नॉर्मल बंदा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल बॉडी के साथ, लेकिन ऐसी फिजिकल बॉडी का भी क्या फायदा जब उसने इमोर्टैलिटी में अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाया। अगर वो पावरफुल होता तब उससे हमें थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत पड़ती, अभी तो तुम बेफिक्र रहो। इसी तरह से बातें करते हुए वो दोनों आगे बढ़े थे। जियान वहाँ पर गोल्डन फेरी से कह रहा होता है कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ पर आ भी क्यों ना गया ना तो मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं हर खतरों से तुम्हें बचा लूंगा। वो हो या फिर कोई और भी क्यों ना हो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस चीज को देखकर गोल्डन फेरी भी थोड़ा थोड़ा शर्मा रही होती है। जियान वहाँ पर गोल्डन फेरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन फेरी हाथ झटकाते हुए अपना हाथ साइड कर लेती है। गोल्डन फेरी कह रही होती है यहाँ पर मेरी आंखें ना बहुत ज्यादा फड़फड़ा रही है, न जाने आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियान कह रहा होता है ऐसा कहा जाता है कि आंखें फड़फड़ाती है ना तो कुछ ना कुछ तो मुसीबत आने वाली होती है, लेकिन खैर छोड़ो ये सब बस कहने की
पाते हैं, ऐसा असल में थोड़ी ना कुछ होता है। तभी गोल्डन फेरी जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जियान के स्पिरिचुअल रूट के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि गोल्डन फेरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जियान उसके साथ रहे। वो उसे जरा सा भी नहीं पसंद करती। ये देखकर तो जियान को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कह रहा होता है जो भी लड़की या कोई भी इंसान क्यों ना हो वो मेरी बात से इनकार करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। गोल्डन फेरी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमने यहाँ पर मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी आंखें फड़फड़ा रही है, मुझे तो नहीं पता कि वो बात सच होती कि नहीं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर जरूर तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। वहीं पर हम पिंगान को भी देखते हैं जो छुप छुपाते हुए यहाँ पर आ चुका था। वो यहाँ पर आने के बाद गोल्डन फेरी के ऊपर ही नजर रखे होता है ताकि जैसे ही उसे मौका मिले वो यहाँ पर गोल्डन फेरी की जान ले सके। उसके पास अभी कल्टीवेशन पावर तो नहीं कि वो सीधा सीधा जाकर उस पर हमला कर देगा, इसलिए वो मौके की तलाश में होता है। जिस तरह से कोई नॉर्मल बंदा किसी की जान ले सकता है उसी तरह से वो उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। उधर जियान जो था वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर गोल्डन फेरी की जान ले सके। वो कह रहा होता है गोल्डन फेरी तुम कहती थी ना कि अगर मूड खराब हो जाए तो जिसने मूड खराब किया है उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, तो वही चीज आज मैं तुम्हारे ऊपर अपनाने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही गोल्डन फेरी के ऊपर हमला करने वाला होता है उससे पहले ही वहाँ पर पिंगान आ चुका था जिसने अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा लिया होता है। वो इतनी स्पीड के साथ सामने से होकर गुजर जाता है कि उसने अपना कांच का टुकड़ा गोल्डन फेरी के गले के आर पार घुसा दिया था। इस वजह से तो गोल्डन फेरी का वहाँ पर गला ही कट जाता है। वो बहुत ज्यादा तड़प रही होती है वहाँ पर और तड़पते हुए वो वहीं पर मारी जाती है। पिंगान ने तो यहाँ पर गोल्डन फेरी की जान ले ली, बड़ा अच्छा काम किया उसने। इस चीज को देखकर दूर बैठा जो जीमा होता है वो काफी ज्यादा दंग रह चुका था कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता। उस बच्चे की माँ जीमा से पूछ रही होती है मास्टर क्या हुआ, जल्दी बताइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, सब ठीक तो है। जिस पर जीमा कह रहा होता है तुम्हें पता है मैंने ना पिंगान के ऊपर एक डेथ स्पेल कास्ट कर दिया था जिसकी मदद से पिंगान कोई भी टाइम पे मर जाता, उसके बाद तो उसका और तुम्हारे बेटे का रिलेशन पूरी तरह से कट जाने। उसी के साथ साथ मैंने गोल्डन फेरी को भी पिंगान के खिलाफ और ज्यादा भड़का दिया था ताकि गोल्डन फेरी को जैसे मौका मिले वो पिंगान की जान ले ले। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ, उल्टा पिंगान ने यहाँ पर गोल्डन फेरी की जान ले ली है। ना ही वो अभी तक के मरा है, उल्टा उसने उसी की जान ले ली जो उसकी जान लेने वाली थी। बड़ा किस्मत वाला है ये पिंगान, अभी इतनी जल्दी तो नहीं मर रहा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ और भी तरीके हैं पिंगान की जान लेने के लिए। तुम टेंशन मत लो, मैं पिंगान का तुम्हारे बेटे से जो दोस्ती वाला रिश्ता है उससे परमानेंट खत्म कर दूंगा। बच्चे की माँ वहाँ पर कह रही थी क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है, दोस्ती खत्म करने के लिए पिंगान को मारना ही जरूरी है क्या? जिस पर जीमाओ कह रहा होता है यही हमदर्दी तुम्हें ले डूबेगी, तुम नहीं जानती कि पिंगान कितना खतरनाक है, उसे जिंदा छोड़ना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर तुम अपने बेटे को सीधे सीधे तरीके से कल्टीवेशन पावर में पावरफुल देखना चाहती हो तो पिंगान को तो मरना ही पड़ेगा, इसलिए शांत हो जाओ और जो मैं कर रहा हूँ मुझे वो शांति से करने दो। इसके बाद वो अपनी बाल में दोबारा से देखने लगता है कि अब वो कौन सा तरीका निकाल सकता है पिंगान की जान लेने का। दूसरी तरफ हम उस बच्चे को देखते हैं जो बेचारा अभी तक के उस जीमाओ के कल्टीवेशन वर्ल्ड में घुसा हुआ था। जीमाओ कल्टीवेशन के नाम पे बेचारे बच्चे को टॉर्चर कर रहा होता है। उसे इतने अजीब गरीब वहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह दिखाई दे रहे थे जिससे तो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था। वो पिंगान से क्या होता है पिंगान यार तू कहाँ चला गया, प्लीज मुझे आकर बचा ले, ये जीमाओ तो मेरी जान ले लेगा। जीमाओ वहाँ पर बच्चे से कह रहा होता है तुमने अभी तक के इस मॉन्स्टर वाले लेवल को पार नहीं किया, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम कल्टीवेशन पावर में आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने लेवल की शुरुआत करनी होगी। इन मॉन्स्टर से फाइट करना तुम्हारा पहला लेवल है, अपने पहले लेवल को जल्द से जल्द पूरा करो, उसके बाद ही तुम कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रख सकते हो। तभी वो बच्चा जो होता है उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ही उसका गांव दिखाई देने लगता है जहाँ पर कई सारे लोग बच्चे की जो माँ होती है उसे परेशान कर रहे थे, उसे मार पीट रहे होते हैं। वो बच्चा उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो सारे लोग रियल नहीं थे, बस उसकी इमेजिनेशन थी, इसलिए वो वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता। वो बस चिल्लाते और रोते हुए वहाँ पर कह रहा होता है मेरी माँ को छोड़ दो, कुछ मत करो उन्हें। ये सारी चीजें दिखाकर जीमाओ जो था वो उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि वो कल्टीवेशन की दुनिया में ठीक तरह से कदम रख सके। तब वहाँ पर पिंगान आता है जो उस बच्चे की माँ को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी बेचारा वहाँ पर कुछ नहीं कर पाता और सारे गाँव वाले मिलकर उन दोनों को मारने लगते हैं। वो बच्चा वहाँ पर कह रहा था मेरी माँ और पिंगान को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, उन लोगों ने आखिर तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अपनी माँ और पिंगान को मार खाता हुआ देखकर उस बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और इस बार जब उसके पास मॉन्स्टर आता है ना तो उसी गुस्से के साथ वो बच्चा इतना घसीट के उस मॉन्स्टर को पंच मार देता है कि वो मॉन्स्टर वहाँ पर मर चुका था। यानी कि उस बच्चे ने अब कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया है। उसने पहला स्टेप पार करने की काफी ज्यादा कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी रहा। उन मॉन्स्टर से फाइट करना ही उसका पहला स्टेप था लेकिन अभी उसने शुरुआत की थी
इसलिए वो उतना ठीक तरीके से वापस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर पाता और जब दोबारा से वहाँ पर ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं तो वो बच्चा फिर से डर के वहाँ से भागना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि पिंगान मुझे यहाँ पर आकर बचा लो। दूसरी तरफ हम पिंगान को देखते हैं जो अभी भी वहीं पे खड़ा होता है जहाँ पर उसने गोल्डन फेरी की जान ली थी। जियान वहाँ पर आने के बाद पिंगान से क्या होता है, पिंगान तुझे पता भी है कि तूने यहाँ पर क्या किया, तूने गोल्डन फेरी को मार दिया, तुझे पता भी है कि ये कौन से एक सेक्ट से आती थी, वो सेक्ट वालों को अगर पता चला तो वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर पिंगान उससे कह रहा होता है मुझे तेरी हरकत ना पता है, अगर मैं वहाँ पर नहीं उसे मारा होता ना तो इससे पहले तू ही उसे मार देता। मैंने तेरी आंखों में गुस्सा देखा था कि तू उसे मारने जा रहा था, जो गुस्सा मैंने उस टाइम तेरी आंखों में देखा था वही गुस्सा मैं अब भी दोबारा से तेरी आंखों में देख पा रहा हूँ। यानी कि तेरे अंदर अभी वापस से इंटेंशन आ चुका है किसी की जान लेने का, तो किसी और की जान नहीं बल्कि यहाँ पर मेरी ही जान लेना चाहता है। जिस पर जियान कह रहा होता है अरे वाह तेरे पास तो दिमाग भी काफी बढ़िया है, बहुत अच्छे से चला लेता है, लेकिन अगर यहाँ पर तूने गोल्डन फेरी को मारा है और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया ना तो उल्टा ये सारा इल्जाम मेरे सर पे भी आ सकता है। लोग क्या कहेंगे कि गोल्डन फेरी को मारने वाले बंदे को भी मैंने ऐसे ही जाने दिया, इसलिए तो मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मैं तेरी यहाँ पर जान ले लूंगा, तो अब तू यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद जियान ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पिंगान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जियान वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो एक उंगली से ही ऐसा अटैक कर रहा था कि वहाँ पर उसका इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकलता है कि दीवार वगैरह टूटने लग गई थी। पिंगान के पास अभी कल्टीवेशन पावर कुछ नहीं है, वो एक ही अटैक खाने के बाद वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो जाता है कि पिंगान के मुंह से खून आने लग गया था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल वुड पहले से ही टूट चुकी है, जिससे तो वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियान जो होता है वहाँ पर वो पिंगान को बहुत ज्यादा मार रहा था। पिंगान वहाँ पर बस इधर उधर भागकर बचने की कोशिश करता है और उसे जितना मौका मिलता वो उसी कांच के टुकड़े को उठाकर जियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन उस बेचारे के पास ना ही कोई कल्टीवेशन पावर थी ना ही कोई मार्शल आर्ट वगैरह था, तो आखिर वो इतने ज्यादा पावरफुल बंदे से किस तरह से फाइट कर सकता है। इसलिए जियान वहाँ पर पिंगान को उठा उठाकर पटके जा रहा था। पिंगान को आसपास जो भी सामान दिखाई देता वो वही सामान उठा उठाकर जियान की तरफ फेंक रहा होता है, ताकि वो जैसे तैसे जियान का ध्यान भटका सके और मौका मिलते ही वो उसके ऊपर हमला कर देगा। लेकिन बहुत देर तक के चलने वाले इस फाइट में पिंगान को कोई भी मौका नहीं मिलता जियान की जान लेने का। उसका हर एक चांस जो वो जियान के ऊपर हमला करने वाला था जियान उसे रोक रहा होता है, क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वो पिंगान के एक भी अटैक को खुद पर नहीं लगा सकता था। पिंगान बहुत ज्यादा छुप छुप कर अब जियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए जियान को भी नहीं समझ आ रहा था कि कब कौन सा अटैक पिंगान आकर उसके ऊपर कर देगा, इसलिए वो और ज्यादा चौकन्ने हो गया होता है वहाँ पर। और अब तो जियान वहाँ पर सीधा सीधा पिंगान के बॉडी के उसी हिस्से में मारने लग गया था जहाँ पर उसकी कल्टीवेशन रूट टूटी थी, ताकि इससे पिंगान और ज्यादा घायल होकर वहाँ पर मारा ही जाए। इससे पिंगान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसे तो चक्कर आने लग गए थे। जियान कह रहा था क्या हुआ, बस इतने में हवा निकल गई, मुझे लगा था तुम इतने जोश में आए हो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करते, लेकिन तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद जियान पिंगान को उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से तो पिंगान की हालत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं किया गया तो पिंगान मारा जाएगा। जियान उससे कह रहा होता है मैंने तो अभी तक के तुझे अपनी पावर दिखाई ही नहीं, अगर दिखा दी होती तब तो तू वैसे ही मर गया होता। देखेगा मेरी पावर का नमूना कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। तूने ना बहुत गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया, तुझे मेरे साथ तो पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। मैं यहाँ पर तेरी जान लिए बगैर ठीक से चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। इसके बाद तो वहाँ पर जियान ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था। वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, जिसके बाद जियान उस स्पिरिचुअल ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए उसे पिंगान को पकड़वा देता है। ड्रैगन ने पिंगान को पूरी तरह से पकड़कर अपने लपेटे में ले लिया था। पिंगान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो यहाँ पर उस ड्रैगन के चुंगल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा होता है। ड्रैगन उसे और ज्यादा जोर से दबाया जा रहा था। अगर यहाँ पर कुछ देर के लिए पिंगान ऐसे ही हालत में रहा तो पक्का उसकी सांस बंद हो जाने वाली है, जिस वजह से वो मर जाएगा। पिंगान बड़ी कोशिश करता है वहाँ पर, लेकिन फिर भी वो खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था, क्योंकि जितना वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता उतना ही जियान जो होता है अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा था। जैसे उसकी पावर बढ़ती वो ड्रैगन अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते जा रहा होता है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कौन यहाँ पर आकर पिंगान को बचाता है या फिर पिंगान खुद को आजाद करवाता है। ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट थर्सडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।